हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, यानी कि वो मिक्सचर जिसके अंदर थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन रहे। जैसे मान लो पानी है, पानी में अगर तुम चीनी डाल के उसको अच्छे से घोल दोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें वहाँ पे अलग अलग लेयर नहीं देखने को मिल रही कि पानी की लेयर अलग हो या फिर चीनी की लेयर अलग हो। हमें थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन ही देखने को मिलेगी। तो जिस मिक्सचर के अंदर कोई भी फिजिकल सेपरेशन नहीं होता है उस मिक्सचर को हम बोल देते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और सॉल्यूशन भी क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना सॉल्यूट के बारे में, तो जो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेंट। इसके अलावा ये जो सॉल्वेंट होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है। और जब भी हम सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं तो सॉल्यूट एक रिएक्टिव पार्ट होता है। जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी के अंदर तुमने क्या डाल दी? शुगर डाल दी। तो यहाँ पे रिएक्टिव पार्ट क्या है? रिएक्टिव पार्ट है शुगर। और यहाँ पे जो पानी होगा वो क्या करेगा? वो मीडियम प्रोवाइड करेगा जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो एक तो चीज़ हमने क्या बोली कि सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। और सॉल्यूट जो रिएक्टिव पार्ट होता है सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए। और सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों से। तो देखो, अगर मान लो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट भी एक प्रेजेंट हो, सॉल्यूट भी एक ही प्रेजेंट हो, तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाय वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? दो के लिए। तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और एक सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी का मतलब क्या होता है? तीन। यानी कि देखो, सॉल्वेंट कितने हैं? वन। अब देखो, मीडियम प्रोवाइड करने वाला तो एक ही रहेगा, यानी कि हमेशा सॉल्वेंट रहेगा वन। लेकिन जब हम सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं तो सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि इस टर्नरी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है वन लेकिन सॉल्यूट क्या है? तीन। तो टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? टोटल कंपोनेंट हो गए थ्री। इसलिए हम इस सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। अगर मान लो सॉल्वेंट वन एज यूजुअल और सॉल्यूट कितना है? तीन है, तो अब टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? टोटल कंपोनेंट हो गए चार, यानी कि उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? क्वाटर्नरी बोल देंगे। तो अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि टर्नरी सॉल्यूशन है या फिर क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है, तो उसको हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? उसको हम मान के चलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जो मैंने अभी अभी बोला वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि सॉल्यूट क्या है? एक रिएक्टिव पार्ट है। और सॉल्वेंट क्या है? जो मीडियम प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के लिए। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं ना कंसंट्रेशन के बारे में, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट का सॉल्यूट डाला था, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, राइट। तो एक सॉल्यूशन के अंदर मैंने कितना अमाउंट का सॉल्यूट डाला है उसको मैं क्या बोल दूंगी? उसको मैं बोल दूंगी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या है? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट था। तो यहाँ पे ना हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको अलग से ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंटेज के बारे में, ठीक है। ये जो मास परसेंटेज है इसको हम m/m% करके भी लिख देते हैं। इसको हम W/W% करके भी लिख सकते हैं। W यानी कि वेट, ठीक है। अभी अभी हमने क्या बोला कि कंसंट्रेशन क्या होती है? कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, यानी कि ऊपर हम क्या लिख देंगे? सॉल्यूट। नीचे क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मास परसेंटेज, यानी कि सॉल्यूट का भी हम क्या लेंगे? मास, और सॉल्यूशन का भी हम क्या लेंगे? मास। तो मास ऑफ
ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज के बारे में बात करें इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और एक और चीज़ याद रखना कि जो मास हम ले रहे हैं इसको हम इसको ग्राम्स में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास आता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये जो वॉल्यूम परसेंटेज है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, V बाय V परसेंटेज से डिनोट करेंगे। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, ठीक है, कि ऊपर भी हमने क्या लिखा, सॉल्यूट लिख दिया, नीचे भी हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन लिख दिया। लेकिन अब ऊपर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज लिखा हुआ है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम परसेंटेज का। ऊपर वही सेम चीज़ है सॉल्यूट, नीचे भी वही सेम चीज़ है सॉल्यूशन, बस हमने ऊपर मास के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है। और जब भी हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे हम इसको ml की फॉर्म में मेजर करेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्या बोला मैंने, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि m बाय v परसेंटेज। तो अब देखो वही सेम चीज़ करेंगे, ऊपर हमने लिख दिया सॉल्यूट, नीचे हमने लिख दिया सॉल्यूशन। अब ऊपर क्या लिखेंगे हम, मास, और नीचे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम लिख देंगे। यानी कि सॉल्यूट का हम मास देखेंगे और सॉल्यूशन का क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। और क्योंकि परसेंटेज लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ, ठीक है। मास को कैलकुलेट किस में करेंगे, ग्राम में, और वॉल्यूम को किस में कैलकुलेट करेंगे, हम ml में कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे 3 फॉर्मूलाज। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं विच इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm बोल देते हैं, ठीक है। क्या है ये, पार्ट्स पर मिलियन। तो जब भी हम मिलियन के बारे में बात करते हैं, यानी कि 10⁻⁶ के बारे में बात करें, इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल मास परसेंटेज के फॉर्मूला की तरह ही है। यानी कि ऊपर क्या किया था हमने, मास ऑफ सॉल्यूट लिखा था, नीचे हमने क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्या यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, नहीं, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई ना करके हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁶ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिलियन। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो। कि मतलब अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के परसेंटेज निकालो, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन निकालो, तब हम उसको कैसे निकाल रहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 फॉर्मूला। अब उसके बाद आता है हमारे पास मोलैरिटी। ये जो मोलैरिटी है इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ऊपर सॉल्यूट ही लिख रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन हम इस बार वॉल्यूम ही लेंगे, लेकिन वॉल्यूम को ml में नहीं लेंगे, लीटर में लेंगे। तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या क्या चीज़ें सेम है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन सेम है, बस ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बात करेंगे। और जब भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स का भी एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, जिसको हम बोल रहे होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि 18 ग्राम ऑफ H2O के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हो गए, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। और यहाँ पे मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यानी कि 2 + 16 कितना हो गया 18, यानी कि अपने पास आंसर क्या रहा है 1। तो 18 ग्राम ऑफ H2O के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 1 मोल, ठीक है। तो ऊपर तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स से तुमने निकाला था, वैल्यू निकाली थी, वो तुमने यहाँ पे लिख देना है। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है और अल्टीमेटली तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, मोलैरिटी। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी की। ये जो मोलैलिटी है इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे होते हैं, और इसको हम, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन
kg। अब देखो इस फॉर्मूला के अंदर थोड़ा सा चेंज आया। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े उसके अंदर हमने देखा कि ऊपर हम सॉल्यूट लिख रहे थे और नीचे हम सॉल्यूशन लिख रहे थे, लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर हम देख रहे हैं कि ऊपर हम सॉल्यूट लिख रहे हैं लेकिन नीचे क्या लिख रहे हैं, सॉल्वेंट लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको मास के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ऊपर वाले फॉर्मूलाज में हम ग्राम्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे थे, इस फॉर्मूला में हम केजी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या है कि ये जो मोलारिटी है और मोलालिटी है, ज़्यादा प्रेफर की जाती है मोलालिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मास, और ये जो मास है वो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है। इसी की वजह से हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ज़्यादा प्रेफर्ड फॉर्मूला कौन सा होता है, मोलालिटी होता है। और एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम बेसिकली काय से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो डिस्टॉर्टेड सा एक्स हमें देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं काय। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाला। इस सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमारे पास ए कंपोनेंट था उसके नंबर ऑफ मोल्स है Na, और ये जो बी कंपोनेंट है इसके नंबर ऑफ मोल्स है Nb। तो मुझे यहाँ पे अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि मुझे क्या निकालना है, काय ए निकालना है। तो काय ए की वैल्यू क्या आएगी, क्या निकालना है मुझे, ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि नीचे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। और अगर मान लो मुझे बी की वैल्यू निकालनी होती, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होता, तब क्या करते, ऊपर लिखते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नीचे लिखते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास ए की वैल्यू दे रखी है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को, बी की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या तुम ये बार बार सॉल्व करने बैठोगे, नहीं। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, काय ए प्लस काय बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो अगर मान लो काय की वैल्यू दे रखी थी तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास काय बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यही सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक बार एक दो चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं उसको देख भी लो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे है सबसे पहले तो मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर्स के अंदर। तो मान लो लिखा हुआ है 3 मोल एक्वस NaOH सॉल्यूशन, 3 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो होगा पानी। तो इसका देखो क्या मतलब हुआ कि 3 मोल्स, क्योंकि देखो ऊपर हम मोल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं और किस में डला हुआ होगा, ये वॉल्यूम में डला होगा, राइट। तो 3 मोल्स ऑफ NaOH है किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। मोलालिटी के बारे में बात करें, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल्स ऑफ NaOH है किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 3 मोल्स ऑफ NaOH है किसके अंदर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर है। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास है यहाँ पर मास वॉल्यूम, मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, और यहाँ पे है m/v का फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम 100 के साथ। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा है 20% m/v एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने पास ये जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, और ये जो सॉल्यूट है उसको हम मास में मेजर कर रहे होंगे, और ये ग्राम्स में लेते हैं, और इसको हम किस में लेंगे, ml में लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम ऑफ NaOH है किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अगर हम मास बाय मास परसेंटेज के बारे में बात करें तो ऊपर भी मास लिखा, नीचे भी मास लिखा, ऊपर सॉल्यूट लिखा, नीचे सॉल्यूशन लिख दिया। तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 20% m/m NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि 20 ग्राम NaOH है किसके अंदर,
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे ना ये जो यूनिट्स है बस तुम्हें उनका ध्यान रखना है। वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या देखते हैं, ऊपर वॉल्यूम लिखा, नीचे वॉल्यूम लिखा, ऊपर सॉल्यूट लिखा हुआ है, नीचे हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो अगर लिखा है 20% V/V एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 20 ml ऑफ NaOH एन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वही सेम चीज़ है इंटरप्रिटेशन वाली, लेकिन बस हम यहाँ पे ये जो ऊपर हम ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि मास परसेंटेज का फॉर्मूला था, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, इसको हम ml की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है अपने पास मोल फ्रैक्शन, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 के हिसाब से कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर A कॉम्पोनेंट, B कॉम्पोनेंट एंड C कॉम्पोनेंट है। ए कॉम्पोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Na, बी के हैं ये NB, एंड सी के क्या है, NC है। तो अगर मान लो मुझे का ए निकालना है तो Na/NT हो जाएगा, और NT में क्या आ जाएगा, Na, NB और NC आ जाएगा। बी के निकालने तो ऊपर बी के नंबर ऑफ मोल्स लिखे, नीचे टोटल के मोल्स लिख दिए। सी के निकालने तो ऊपर सी के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, टोटल के मोल्स लिख देंगे। और यहाँ पे ये जितने भी मोल फ्रैक्शंस है उसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, अपने पास 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिया सॉल्यूशन की। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।